बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और उसमें हमने पॉसिबिलिटीज ऑफ सैंपल मालूम की और एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो गई। अगर उसमें आपको याद हो तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स जनरेट हुए थे, यस और नो, और उन मुख्तलिफ सैंपल्स के मुख्तलिफ किस्म के सैंपल मीन्स आए थे और हर सैंपल मीन जो था वो पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं था, ऐसा था। तो अगर आपने उनमें से कोई सा भी एक कोई सैंपल पिक किया हो सकता है कि वो सैंपल से आने वाला सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से क्या हो, डिफरेंट हो। तो अब क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रही है तो हम यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगे कि सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी लगाएं हेडिंग। सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी, सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी। सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी। इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं यहां पर वापसी, देखते हैं वो अंग्रेजी आपको समझ में आती है कि नहीं आती। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग एरर क्या ये जुमला समझ में आया आप लोगों को? अगर कल की क्लास ली तो समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग एरर आप किसको बोल रहे थे? एक्स बार माइनस म्यू, यस और नो? क्योंकि सैंपल गलत तो सैंपल मीन गलत, सैंपल मीन गलत तो वो डिफरेंट होगा किससे? पॉपुलेशन मीन से। तो एक्स बार माइनस म्यू का आंसर, जिसको हम क्या कह रहे थे, एरर कह रहे थे, वो असल में हमारा क्या है? सैंपलिंग एरर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग एरर, हमारे पास बहुत सारे किस्म के पॉसिबल सैंपल मीन जनरेट हो सकते हैं जो कि एक रेंज फॉर्म करेंगे और उस रेंज के दरमियान जो डेटा फॉल कर रहा होगा या जो ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही होंगी उसका प्रपोर्शन आपको जेड टेबल से ही मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करती है। यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद क्या फॉलो कर रही है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये है कि ये ऑब्जर्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि पॉसिबल सैंपल से बनने वाले सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा किसका? जेड। लेकिन थोड़ा सा क्या है, फॉर्मूला एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स बार आ गया। जब आपने एक्स बार माइनस म्यू कर दिया, जब कल तक आप एक्स माइनस म्यू करे तो आप डिवाइड करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन से, लेकिन जब आपने एक्स बार तो फिर एक्स बार माइनस म्यू का जो एवरेज है वो क्या है? स्टैंडर्ड एरर है। तो उसको आप डिवाइड करेंगे किससे? स्टैंडर्ड एरर से। और बगैर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा के स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट होगा? कल की क्लास में डिस्कस हुआ। पॉपुलेशन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, जिसको हम सिग्मा एक्स बार के नाम से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यस और नो? चलो ओके। तो लिखा हुआ क्या आ गया? एक सवाल है आपके सामने, उसको हम सॉल्व करते हैं। द डायामीटर्स ऑफ शाफ्ट्स मेड बाय certain manufacturing process are known to be normally distributed with mean 2.5 centimeter. फ्लाइट कहां की फ्लाइट? ठीक है जी। एक प्रोडक्ट है जिसका मीन साइज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज, ये कौन सा मीन है? पॉपुलेशन मीन। अब तो जो दरकार होगी, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, इसकी बात कर रहे हैं, ऑफ 9 such diameter selected at random. Calculate the probability of such sample means which can be expected to exceed. ख्याल रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पेप्सी वाली, मैं उसी एग्जांपल को इस सिचुएशन में भी रिपीट करने लगा।
मैंने आपको समझाया, देखो पेप्सी की हर बॉटल, ये एग्जांपल में आगे तक चला रहा है मैंने इसका उसको, तो पेप्सी की हर बॉटल में 250 ml की क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है, वो उस कंटेनर का मीन साइज है, यस और नो। अच्छा, अब हो सकता है किसी बॉटल में 249 ml की फिलिंग हो जाए, किसी में 251 ml की फिलिंग हो जाए, ये पॉसिबल था, एग्जांपल मैंने दी थी। तो जब मैं उस प्रोडक्शन में से एक सिंगल बॉटल पिक कर रहा था, सिंगल बॉटल, तो एक सिंगल वेरिएबल था, वो x माइनस म्यू था। लेकिन फर्ज करो मैंने पेप्सी की प्रोडक्शन में से 30 बॉटल्स पिक की, और वो 30 बॉटल क्या है, सैंपल, यस और नो। उन 30 बॉटल्स के अपने अपनी क्या होंगी, वैल्यूज होंगी, किसी की 249, किसी की 251, और जब मैं उनका सम करूंगा तो क्या आएगा, पॉसिबल सैंपल मीन, क्या आएगा, वो पॉसिबल सैंपल मीन मीन के बराबर भी हो सकता है, और मीन से पॉपुलेशन मीन के, यानी वो 250 हो भी सकता है और नहीं भी। 250 है तो एरर 0 है, नहीं है तो एरर मौजूद है, एक्स बार माइनस म्यू। जो 30 ऑब्जर्वेशन मैंने पिक किए हैं बतौर सैंपल, उसका पॉसिबल सैंपल मीन क्या होगा, एक्स बार होगा, यस और नो। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे सैंपल में 251 वाली बॉटल आ गई है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए 249 वाली बॉटल मेरे सैंपल का पार्ट ना बन सकी, तो क्या मेरा सैंपल मीन, अगर देखो 251 भी और 249 भी, दोनों प्लस हो गए, क्या हो गया 500, डिवाइड बाय 2 हो गए 250, कम आंसर बराबर आ गया। लेकिन अगर मेरे सैंपल में 251 वाली बॉटल तो है, लेकिन 249 वाली नहीं, तो अब जो सैंपल मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं होगा, उससे मुख्तलिफ होगा, यस और नो। इसका मतलब इस तरह गुंजाइश निकलेगी सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से मुख्तलिफ होने की, और यहां हमसे उस चीज की मांगी जा रही है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, बस ये फर्क है। क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, किसी भी सिंगल ट्रायल की बात हो रही है, या सैंपल लेकर बहुत सारे यूनिट सिलेक्ट करके उसका सैंपल मीन की बात हो रही है। तो अब बताइए यहां पर सैम कहता है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन ऑफ 9 सच डायमीटर सेलेक्टेड रैंडम, ये तो अलग सवाल है, यानी आसान लफ्जों में बोल रहा है जो आप 9 का सैंपल लेंगे उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, यानी वो 9 का सैंपल कितने तरीकों से लिया जा सकता है, कल वाली क्लास, और उसके जितने भी पॉसिबल सैंपल मीन है उनका भी मीन क्या होगा, उनका मीन किसके बराबर होगा, पॉपुलेशन मीन के। तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज व्हाट, द मीन ऑफ सैंपल मीन इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये अपनी जगह पर। लेकिन अब इस सवाल को यहां से पढ़ें, क्योंकि ये सवाल आपको अल्फाज कंफ्यूज ना कर दे। तो 9, इसको इस तरह पढ़े, 9 सच डायमीटर सिलेक्टेड एट रैंडम, आपने ऐसे ही 9 प्रोडक्ट क्या किए, पिक किए, एक पिक किया 9 पिक किए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच सैंपल मीन्स विच कैन बी एक्सपेक्टेड टू एक्सीड, और जो इस 9 पर सैंपल मीन आया वो 2.505 है या उससे ग्रेटर है। अच्छा, और मीन तो आप जानते हैं बेटा होता ही कंटिन्यूअस है, यस और नो। तो उसमें तो कहीं गुंजाइश, देखो मैंने आपको फिर बोला कंटिन्यूटी करेक्शन मैंने सिर्फ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करवाई है, उसके अलावा कहीं नहीं करवाई, बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो अब इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है भाई, इसको जस्ट लाना है उस शक्ल में। आपने बोला प्रोबेबिलिटी निकाले किसकी, एक्स बार की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 2.505, ठीक है जी। अब इस एक्स बार को कहां पुट कर दें, ऊपर वाले फॉर्मूले में। यहां से आप यकीन कर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। अब आपकी मर्जी आप ना करना चाहें तो, क्योंकि मैं आपको जेड डिस्ट्रीब्यूशन पूरी समझा चुका हूं। तो 2.505 किसकी वैल्यू है बेटा, एक्स बार की। इसमें से क्या कर दें आप, म्यू 2.5 क्या कर दें, माइनस कर दें, क्या मिल जाएगा आपको, एरर। और उस एरर को आप डिवाइड किससे कर दें, स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 0.009 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n।
9। z का क्या वैल्यू है? 1.67। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि x बार की प्रोबेबिलिटी आप निकालें 2.505 या उससे ग्रेटर देन होने की, तो आपको चाहिए कि आप z का एरिया अंडर द कर्व निकाल लें जो कि ग्रेटर देन 1.67। बताइए मुझे इसके बाद आपको क्या ना आता हो। अब क्या बनेगा बेटा? मैंने 1.67 को यहां मार्क कर दिया। ठीक है जी, और z की वैल्यू यहाँ पर 1.67 रखी। अब आप बताइए आपको जो जो एरिया चाहिए 1.67 या उससे ग्रेटर देन चाहिए। हाफ टेबल अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्टैंडिंग पॉइंट क्या है? 0 है। जीरो से अगर आप 1.67 देंगे तो आपको 0 से 1.67 तक का एरिया मिलेगा, वो आपका रिक्वायर्ड एरिया नहीं है। इसके लिए आपको 0 से आना है पहले इनफिनिटी तक जो कि 0.5 है, उसमें से आपने 1.67 तक का एरिया क्या करवा देना? माइनस करवा देना। 0.4525 सब कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, कोई टेबल इस्तेमाल नहीं कर रहा। 4525 0.04746। कल जो मैंने लेक्चर आपको भेजा वो पुराना है, उसमें मैंने 5 का मे भी शायद क्या लिया, वो सैंपल लिया, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी बनी होगी, बहुत कैलकुलेशन ज्यादा होगी उसके लिए। 0.04746 ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी उस सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट होने को 4.746% ऑब्जर्वेशन क्या करती है? सपोर्ट करती है। या उन ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज का प्रोपोर्शन अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने हो तो उन फ्रीक्वेंसीज का प्रोपोर्शन 4.746%। ये मेरे ख्याल से यहां से आपको कोई परेशानी, इधर सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है इसलिए कि डिफरेंस चेंज हो गया है। पहले सिंगल वेरिएबल के अपने मीन से डेविएशन थी, अब सैंपल मीन के अपने मीन से डेविएशन की प्रॉब्लम है कि मसला तो बताओ यार। नहीं चलो मसला करते हैं फिर। चलो ऐसा ही सवाल आपको सेंड आउट से दें, प्रोबेबिलिटी वाले जो उस दिन आपको दिया था मैंने करने के लिए, एक सवाल आप उससे कर दें। पास्ट पेपर लगे आपसे, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि भाई हम तो आईके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जवाब दें। जी सर। क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 4 पार्ट करवाया था मैंने आपको, वाकई कंफर्म? चलो अच्छी बात। अब देख लें अगला सवाल पढ़ के देखें। आप बताइएगा ये कौन सा सवाल है, मतलब ये सवाल सिंगल वेरिएबल के मीन से डेविएट करने का या सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट करने का, मतलब ये x माइनस म्यू वाला सवाल है या ये x बार माइनस म्यू वाला सवाल। इसकी पहचान अगर बन गई ना आपकी तो मसला नहीं होगा। पढ़िए जरा सवाल। इतना वाज़े लिखा हुआ है, यकीन करो ये वाज़े इसलिए दिख रहा है कि हम टॉपिक पढ़ लें, वरना ये बहुत सारे सर समझ नहीं आ रहा सर, एक्स बार माइनस म्यू वाला फार्मूला है, एक्स माइनस म्यू वाला फार्मूला। ये वाकई आपको दिख रहा है ये सैंपल मीन है? चले ओके कोई मसला नहीं। एक और सवाल कनेक्ट करूँ साथ में, चले पहले इसको सॉल्व करें। अ लार्ज
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पॉपुलेशन जिसका मीन कितना है 1.14, ये क्या है पॉपुलेशन मीन, और उसी डेटा का पॉपुलेशन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है पॉइंट। अब ये फर्क पता है ना, पॉपुलेशन डेटा, सैंपल डेटा, सैंपलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तीन बातें। अ सैंपल साइज, कितना सैंपल किया 100 का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट व्हाट कौन सैंपल मीन इज ग्रेटर देन 1.16। तो एक्स बार या एक्स क्या लिखेंगे आप इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 1.16। चलें लगा दें, आप तो फॉर्मूला आप खुद लगा के जवाब दे देंगे इंशाल्लाह मुझे। पॉइंट क्या प्रोबेबिलिटी, फिर अच्छा z की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.8, यस और नो। चलेंगे अब बोलेंगे z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडेशन नहीं बेटा, स्टैंडेशन अंडर रूट n क्या कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर, ये पूरा पूरा पढ़ेंगे ना स्टैंडर्ड एरर। हाँ जी 1.16 माइनस 1.14 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, जो कि क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड एरर। चलें जी बोलें 0.8। फिर आपने बनाया एरिया अंडर द कर्व, ये भी राइट साइड की तरफ भी जा रहा है 0.8। आपको जो z की वैल्यूज चाहिए वो 0.8 या उससे ग्रेटर देन चाहिए, कहां तक इन्फिनिटी तक। हाफ टेबल पे आपका स्टैंडिंग पॉइंट 0 पे आप खड़े हैं, अगर आप 0.8 देखेंगे तो आपको 0 से 0.8 तक का एरिया मिलेगा। आपको चाहिए कि आप पहले 0 से कहाँ हैं इन्फिनिटी, जो कि 50% कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, उसमें से आप 0 से 0.8 तक का एरिया क्या करवा दें माइनस करवा दें। बताइए 0.8 पर क्या आंसर है 0.28814। ये लेस करवा दिया आपने 0.21186। ठीक है बेटा, फास्ट पेपर आई क्या, इतना आसान सवाल, कमाल हो गया। ये बेटा कितने मार्क्स का, मार्क्स इस पे आगे लिखे भी नहीं आ रहे फिल वक्त तो। वैसे ये पेपर में 5 नंबर का 4-5 नंबर का सवाल होता है। उस मैनुअल सवाल था ना, उसमें बेटा सवाल हैरत कर रहे हो तुम इस बात पर। अभी ये समझ लो तुम्हारे लिए 2 नंबर का सवाल होता है एग्जाम एमसीक्यू के लिहाज से, क्योंकि बात ये उधर एग्जामिनर को फार्मूला बताना है, उसके मार्क्स अलग लेने हैं, ऊपर ये प्रोबेबिलिटी का स्ट्रक्चर बनाना है, उसके मार्क्स अलग लेने हैं, तो वहां तो स्टेप वाइज मार्क्स है ना बेटा, तो बात में फर्क आ गया ना। ये हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, ठीक है, ये हमने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था अगर आपको याद हो। इसमें भी हमने z का फार्मूला अप्लाई किया था। तो क्या था, अ सेक्शन ऑफ अ टनल इज लिट बाय 2000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स व्हिच आर केप्ट बर्निंग डे एंड नाइट।
ठीक है जी, 2000 बल्ब्स की तादाद वहां मौजूद है, ये सैंपल नहीं है, अपनी जगह पर। सैंपल हमेशा पॉपुलेशन से पिक किया जाएगा। तो पहला इसमें गलती, अगर आप इसको 2000 को सैंपल मान रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। Manufacturer says that the lives of bulbs are normally distributed with mean 820 hours with a standard deviation of 90 hours। बल्ब की जो लाइफ है वो ऑन एवरेज 820 घंटे चलती है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 90 घंटों का। बेटा सुने सब लोग। अब वो कहता है इन 2000 में से हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बल्ब्स विल एक्सपेक्टेड टू फेल बिफोर। तो हमने ये कहता है, हमने कहा किसी भी सिंगल बल्ब के 1000 आवर्स से पहले फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो निकाल ली थी। तो वो हमने निकाली किससे थी, यहाँ कहीं भी सैंपल मीन के पॉपुलेशन मीन से डेविएट होने की बात नहीं है। जब भी आपको एक पॉपुलेशन दी गई हो और फिर उसके बाद बोला गया उस पॉपुलेशन से कितने आइटम डिफेक्टिव हो जाएंगे या इस तरह फेल हो जाएंगे, तो आपको पहले क्या करना है, x माइनस म्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सिंगल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और वो कैलकुलेट करने के बाद आपको उस आंसर को उस पॉपुलेशन के साइज से मल्टीप्लाई करके अंदाजन वो वैल्यू एस्टिमेट कर लेनी है कि भाई कितनी ऑब्जर्वेशन इस बात को सपोर्ट करती हैं कि आपका जो बल्ब जो होंगे वो 1000 आवर्स से पहले फ्यूज होंगे। बस ये मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर कि याद रहे कि ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में x माइनस म्यू से किया था। इस क्वेश्चन में कहीं भी सैंपल मीन का तस्करा नहीं, ना ही सैंपल पिक हुआ है, ना ही सैंपल मीन बताया गया है कि जो पॉपुलेशन मीन से क्या हो डेविएट। ये क्वेश्चन हमने x माइनस म्यू से किया है, ना कि x बार माइनस म्यू। ठीक है बेटा, कोई मसला हो तो बोलिए। यहां तक बुनियादी बात मैंने आपसे कर दी है। एक सवाल है आपसे, तो एक कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा, सैंपलिंग एरर क्यों होता है। सैंपलिंग एरर क्यों होता है, अभी मैंने पिछले मतलब इसी लेक्चर के एक हिस्से में बताया। सैंपलिंग एरर इसलिए होता है कि अगर एक वेरिएबल जो मीन से लो वैल्यू रखता है और उस जैसा ही एक अपोजिट वेरिएबल है जो मीन से हाई, उतनी हाई वैल्यू रखता है, वो दोनों अगर हमारे सैंपल का पार्ट ना बने तो फिर हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से डेविएट करेगा। यस और तो अगर हम सैंपल का साइज बहुत छोटा पिक करेंगे, सैंपल बहुत छोटा, 10 का सैंपल पिक किया आपने, 20 का सैंपल पिक किया आपने और बहुत बड़ी पॉपुलेशन से पिक किया अगर आपने, तो अगर आप छोटा सैंपल पिक करेंगे तो जितना सैंपल छोटा होगा उतना एरर का चांस ज्यादा होगा। क्यों? छोटे सैंपल के अंदर जरूरी नहीं कि हर वो ऑब्जर्वेशन आए जो क्या करे दूसरी ऑब्जर्वेशन को कंपनसेट कर सके। तो मतलब याद रखिएगा, साइज ऑफ सैंपल का सैंपलिंग एरर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोला? साइज ऑफ सैंपल का सैंपलिंग एरर के साथ, लिख लो उर्दू में लिख लो, साइज ऑफ सैंपल का सैंपलिंग एरर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। सैंपलिंग एरर क्या होता है भाई? साइज ऑफ सैंपल जो जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल n से, इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? सैंपलिंग एरर। और सैंपलिंग एरर को हम डिनोट करते हैं किससे? x बार माइनस म्यू से। ठीक है जी। तो अगर साइज ऑफ सैंपल का सैंपलिंग एरर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो फिर उसूली तौर पे क्या होना चाहिए? साइज ऑफ सैंपल का स्टैंडर्ड एरर के साथ भी, स्टैंडर्ड एरर क्या है?
ऐसे बहुत सारे एरर्स का एवरेज। आवाज ही नहीं आ रही है। तो अगर साइज ऑफ सैंपल का एरर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो साइज ऑफ सैंपल का स्टैंडर्ड एरर के साथ भी क्या होना चाहिए। आइए प्रूफ करते हैं। ये एक सवाल आपसे पूछा था इस हवाले से। इफ द साइज ऑफ सैंपल इज, पेपर में ऐसा सवाल एक है, ऐसा ऐसा एक सवाल है पेपर में। इफ द साइज ऑफ सैंपल इज, इस चैप्टर से मेरे ख्याल से यही ऐसा सवाल है बस खाली एक एग्जाम में। वो अगर आ गया किसी के पास तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, बच गया। इफ द साइज ऑफ सैंपल is and the standard error of mean sigma x bar is 1.14, अगर सैंपल का साइज 25 और स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू क्या है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सैंपल, बताइए सैंपल साइज कितना बड़ा लें इफ द स्टैंडर्ड एरर इज टू बी रिड्यूस टू 0.7। हम चाहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 1.4 से कम होकर क्या हो जाए, 0.7 हो जाए। यानी एग्जामिनर इस बात को ये भी बोल सकता है कि स्टैंडर्ड एरर आधा हो जाए, आधा नहीं, आधा नहीं हो रहा। तो स्टैंडर्ड एरर को आधा करने के लिए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये तो आप बताएंगे। डबल होनी चाहिए, नहीं चाहिए। गलती कर रहे हैं, एन रूट में रखा होता है फॉर्मूला, डबल वाला मामला नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर 4 टाइम्स। अभी यार इसका दिमाग चल जाता है हमेशा। ये तो वर्बली सॉल्व हो गया, मैं तो बोल रहा हूँ प्रूफ के साथ सॉल्व कर। अगर इसने, क्योंकि डबल डबल की बात उसने की, लेकिन उस पर तो रूट लगा हुआ है, तो अगर डबल का रूट हटाएं तो क्या होगा, 2 की पावर 2 क्या बनेगा आंसर, 4 बनेगा ना। खैर वो तो वर्बली बात हुई, इसको हम वर्बली नहीं करते, हम तो बोलते हैं प्रूफ करो, तो आप सॉल्व करें। आप कर सकते हैं सॉल्व। देखो अभी ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर समझ नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करें, तो जब भी समझ ना आए ये सॉल्व कैसे करें, डेटा लिखना शुरू कर दें कि क्या दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो उसको मैं कहां कौन से फॉर्मूले में फिट कर सकता हूं। ये साइलेंट करो यार। तुम्हारे पास तो अलग ही आवाज आती है बेटा। हाँ बेटा, इजहार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का कैफियत अच्छी लग रही क्यों। उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था।
बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखें, आप बोर्ड पे देखें, देखिए आपके पास डेटा में क्या दिया हुआ है, आपको n दिया हुआ है, जवाब दीजिएगा 25, जवाब दें। और जब n की वैल्यू 25 दी है तो उस वक्त n, उस n से रिलेट करने वाला स्टैंडर्ड एरर कितना है, 1.4। ठीक है जी। अब सोचिए ये स्टैंडर्ड एरर निकला कैसे होगा, फॉर्मूला लगा दें स्टैंडर्ड एरर का। अब बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, यस और नो, ऐसे ही निकला होगा ना ये। तो अब इस फॉर्मूले में मैं क्या क्या कुछ फीड कर सकता हूं, सोचे। पेपर में जब चीज ना आ रही हो ना तो इस तरह सिचुएशन बनाए, क्या यार ये दो चीजें कहाँ जा सकती हैं, इस फॉर्मूले में जा सकती हैं और कहाँ जा सकती हैं। तो अब इस फॉर्मूले से क्या निकल सकता है, सोचे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। और मैंने यहाँ रख दिया 1.4, किसका वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर का, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया हुआ है, कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा, यस और नो। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं है, हाँ जी, साइज ऑफ सैंपल मालूम है, जवाब दें कितना, 25। तो अगर आप इस 25 को ले जाके वहां पर मल्टीप्लाई करें अंडर रूट, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 7। जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ। सर ये तो हो गया एक चीज, अगला सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ, जवाब उसने हमसे स्टैंडर्ड थोड़ी मांगा है सर, उसने तो हमसे क्या मांगा है। अब क्या करते हैं हम, आगे फर्दर चेक करते हैं इसको। सर अब हमें क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 7। आवाज नहीं आ रही। फिर वो कहता है बताओ स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू 0.7 चाहिए, यस और नो। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन 7 हो, स्टैंडर्ड एरर 0.7 हो, तो साइज ऑफ सैंपल क्या होना चाहिए। आवाज ही नहीं आ रही। अब इसका मतलब क्या है, अब इस सिचुएशन को आप दोबारा रख दें उसी फॉर्मूले में, और फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n, यस और नो। अब आपको स्टैंडर्ड एरर 1.4 चाहिए, 0.7 चाहिए, 0.7 चाहिए। किससे, इस स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो अब बताइए, क्वेश्चन इतनी आसान बात बोल रहा है, बताइए इस स्टैंडर्ड डेविएशन को किस अंडर रूट n से डिवाइड करें कि आपका आंसर 0.7 हो जाए। यानी n की वैल्यू यहाँ क्या पुट की जाए कि आंसर 0.7 बन जाए, यस और नो। इतनी आसान सी बात थी। तो अब क्या होगा, n वहां जाके और 0.7 यहाँ के डिवाइड कर देगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट n इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 0.7, ये आंसर क्या बना, 10। तो अंडर रूट n बराबर आया किसके, 10 के। अब रूट खत्म कर दे तो n बराबर होगा किसके, 100। पॉइंट 7। बताइए बेटा, क्या मुश्किल बात थी, किया था किसी ने आप में से, कितने लोगों ने, हाँ कोई बात नहीं, पेपर में लेकिन ऐसा सवाल है, और एक सवाल ऐसा परसेंटेज में भी है कि वो बात उसने ऐसे नहीं पूछी, जैसे मैंने भी बताया ना, हाफ हो गया, और वो रिवीजन लेक्चर में कवर हुआ हुआ है। टास्क अपने ध्यान में रखिएगा, रिवीजन लेक्चर एक तो कवर करने हैं, उसके बाद एक काम और भी करना है हमें, उससे पहले हम पेपर नहीं देंगे अपन, और नहीं किया तो नुकसान है आपका। वो है पोर्टल पे पड़ा हुआ QMT का 3 घंटे वाला मॉडल पेपर, 3 घंटे निकाल कर वो अटेम्प्ट करके जाना है, उससे पेपर का आइडिया होगा, टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया होगा उससे। ऐसे नहीं कि नहीं अभी मेरी तैयारी नहीं हुई थी, अटेम्प्ट करें ताकि आपको आइडिया हो। जैसे ही आप सारे लेक्चर कंप्लीट कर लें, आप उसको अटेम्प्ट करें, आपको आइडिया होगा चीजें। 3 घंटे का पेपर मैनेज करना सीख जाएंगे, वरना जब वहां जाके टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हुआ तो मसला हो जाए। तो इंसान एक्सपीरियंस पहले कर ले ताकि असल जगह पॉइंट पर गलती ना करे। n इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 100 आ गया, कोई मसला है इसमें, बेहतरीन।
अब स्टेप ट्रिक मैंने आपको एक्सरसाइज दी नहीं वैसे, क्या होमवर्क दूं अब मैं यार? आप वही काम जो बताया ना मैंने, खाली टॉपिक कवर करने, बस आप खाली क्या कर लें, वो जो लेक्चर्स है ना वो कवर कर लें, ताकि मैं 1-2 दिन का सेशन रखूं आपका एक फाइनल जो आपने कर लिया ना उसके ऊपर ऐड करने की। डिसीजन थ्योरी, अब थोड़ा सा याद कीजिएगा, थोड़ा याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, चीजों को जरा दिमाग में लाइएगा। क्या हमने इस z के फॉर्मूले को इससे पहले इस्तेमाल किया था x माइनस म्यू की शक्ल? तो हमने वैसे हम क्या करते थे, यानी x से z, z से प्रोबेबिलिटी, ऐसा किया था हमने ये नहीं किया था? और फिर हमने ऐसा भी किया कि प्रोबेबिलिटी से, वैसा ही दोबारा यहाँ भी करना है, वैसा ही दोबारा यहाँ भी करना है, यानी प्रोबेबिलिटी से z और z से ये क्या करना है, म्यू, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन, क्या करना है, एस्टिमेट करना है। क्या करना है बेटा? तो जरा इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपके सामने चीजें रखता हूं। अगला सवाल, अगला एरिया हमारा क्या है, उसका हेडिंग लगा लेंगे आप, एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन, यानी कि क्या एस्टिमेट करना है, म्यू विद द हेल्प ऑफ सैंपल मीन, यानी कि x बार, estimating population mean with the help of sample. Now how to estimate? फॉर्मूला वही होगा लेकिन शक्ल थोड़ी तब्दील हो जाएगी। z इज इक्वल टू, बोले x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एडिशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। इसको एक लफ्ज क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर, याद रखें, बार बार बोल रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट n। क्या बोले इसको बेटा, स्टैंडर्ड एरर, क्या बोले इसको? अब आप मुझे बताइए, अगर सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, जवाब मैं आपसे मान ले रहा हूं, अगर ये x बार मीन से ग्रेटर देन हो तो ये मीन से पॉजिटिवली डेविएट करेगा, नेगेटिव डेविएट करेगा? सोच समझ के नहीं बोल रहा। अगर ये x बार मीन से ग्रेटर देन हो तो ये मीन से पॉजिटिवली डिवाइड करेगा, नेगेटिवली डिवाइड करेगा? गुड। उससे आने वाला z स्कोर या z की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसका एरिया 0 से, गुड, जबरदस्त, बेहतरीन, कमाल हो गया। और अगर ये x जो है मीन से क्या हो, लेस देन हो, तो z जो डेविएशन होगी या एरर होगा वो नेगेटिव होगा, और उसका z स्कोर। आप क्या समझते हैं, सैंपल मीन, इसका मतलब दो किस्म की पॉसिबिलिटीज होगी। सैंपल मीन पॉपुलेशन से मीन से ग्रेटर देन भी हो सकता है, और लेस देन भी हो सकता है, यस और नो। चलिए अब मैं इसलिए यहां पर इधर एक साइन लगा रहा हूं, प्लस और माइनस। क्यों लगाया सर? पक्का कंफर्म? और यहाँ एक और चीज ऐड कर रहा हूं, अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब आप याद करेंगे मैंने अल्फा की टर्म इससे पहले कहाँ इस्तेमाल की थी, जब मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की, और जो मुझे राइट टेल पर या लेफ्ट टेल पर जो प्रोबेबिलिटी दी हुई थी उसको मैं किससे डिनोट कर रहा था, अल्फा से, और उस अल्फा से मैं z की वैल्यू फाइंड कर रहा था। तो आज भी उसी अल्फा से मैं z की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो समझ पा रहे हैं बात ये? लेकिन वो अल्फा मुझे दोनों तरफ एडजस्ट करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता जो मेरा सैंपल मीन है
वो पॉपुलेशन मीन से पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है या, तो इसलिए यहाँ पर जब मैं अल्फा को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मैं उसको राइट टेल और लेफ्ट टेल दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दूंगा। मैं बना के दिखाता हूँ, लेकिन पहले फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, एक्स बार सर एज इट इज रहा, म्यू सर एज इट इज रहा, डिवाइड किससे हो गया सर, स्टैंडर्ड एरर्स। अब ये स्टैंडर्ड एरर यहां से यहां लाके क्या करते हैं बेटा, देख लें, ये पूरा यहाँ यहाँ ये पूरा जो है ना स्टैंडर्ड एरर यहाँ लाके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको जरा मैं इस तरह लिख दूं, प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन, यानी कि स्टैंडर्ड एरर, यस और नो, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। अब इस माइनस के म्यू को ले आए बेटा कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और इस पूरे प्रोडक्ट को ले जाएं राइट हैंड साइड। तो जो प्लस है वो और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्या ख्याल है बताइए, ऐसे ही है ना, लिखूंगा मैं प्लस माइनस, लेकिन आपको होता है आप प्लस वाला वहां जाके और माइनस वाला वहां जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप बोलेंगे म्यू इज इक्वल टू, म्यू लेफ्ट पे आ गया, बोलो बेटा, तो लेफ्ट पे आके पॉजिटिव हो गया, म्यू माइनस म्यू लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। चलें, एक्स बार अपनी जगह पे रहा, अब एक्स बार से ये पूरा वाला फैक्टर क्या होगा, सॉल्व होगा। जब एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा तो आपको मीन के हवाले से क्या मिल जाएगा, एस्टीमेट मिल जाएगा कि आपका पॉपुलेशन मीन किन दो लोअर और अपर लिमिट्स के दरमियान फॉल कर सकता है। यानी यहां पर आप एक चीज कर रहे हैं, एस्टिमेशन, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और उस एस्टिमेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन विद द हेल्प ऑफ सैंपल मीन। जब आप सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करते हैं तो उस वक्त आप सैंपल मीन को एक नाम देते हैं, बोलते हैं ये क्या है भाई, सैंपल मीन है, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त किस काम आ रहा है, एस्टिमेट के। किसको एस्टिमेट के, पॉपुलेशन मीन को। इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। क्या बोलते हैं, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन। यानी हम पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए किसको यूज कर रहे हैं, सैंपल मीन। जब आप सैंपल मीन से अंदाजा लगाएं किसका, पॉपुलेशन मीन का, तो उस वक्त आप सैंपल मीन को एक नाम देंगे, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉइंट, है ना। यानी इसी वैल्यू में से जब एक बार ये चीज क्या होगी, माइनस होगी, और एक बार ये चीज सॉल्व होगी क्या होगी, प्लस होगी, तो आपको दो रेंजेस मिल जाएंगे। आप बोलेंगे आपका पॉपुलेशन मीन इन दो रेंजेस के दरमियान कहीं फॉल करता है, वही फॉर्मूला है, अंदाज बदल जाएगा। अब तवज्जो दरकार होगी जरा, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर अल्फा का एक माइनर लिख रहा हूं मैं यहां पर, डाउट। अल्फा का मतलब क्या, डाउट। एक और लफ्ज है बीटा, अल्फा बीटा, सक्सेस फेलियर, वही है सक्सेस फेलियर। सक्सेस अब डिफेक्टिव होने को भी सक्सेस बोल सकते हैं हम तो प्रोबेबिलिटी के अंदर, यस और नो। अल्फा बीटा सक्सेस फेलियर। तो अब बीटा फैक्टर कैसे आएगा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। समझिएगा जरा बात को। अगर आप कहते हैं जनाब मुझे 5% डाउट है अपनी कैलकुलेशन पर, तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे 95% क्या है, कॉन्फिडेंस है किस पर, अपनी कैलकुलेशन पर, यस और नो। 5% डाउट, 95% कॉन्फिडेंस। जवाब चाहिए होगा आप सकते हैं। आप बोलेंगे प्लीज, आप बोलेंगे मुझे 1% डाउट है अपनी कैलकुलेशन, अपने एस्टीमेट पर, तो आप बोलेंगे मुझे 99% क्या है, कॉन्फिडेंस है अपनी
कैलकुलेशन पर, यस और नो। आप बोलेंगे मुझे 10% डाउट है अपनी कैलकुलेशन, तो आप बोलेंगे मैं 90% कॉन्फिडेंस हूं अपनी कैलकुलेशन। तो आपको अपने एस्टीमेट को परफॉर्म करने के लिए ये अल्फा सेट करना होगा। अगर क्वेश्चन कोई अल्फा ना दे तो आप अल्फा हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, 0.05। ये डिफॉल्ट अल्फा है। 5% डाउट एंड 95%। कहीं भी अगर आपको अल्फा यूज करना हो और क्वेश्चन अल्फा बताए ना, तो हमेशा अल्फा आपने क्या अज्यूम करना है, 5%। तो बीटा क्या बनेगा, 95%। अदरवाइज क्वेश्चन जो आपको गाइडलाइन दे वो आपने क्या करना है, पूरी करनी। जी बेटा जाइए। तो अब मैं यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं आपके सामने। कॉन्फिडेंस यानी कि बीटा रीजन, जेड अल्फा और जेड अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो जो दरकार होगी आप सबकी फिर से, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। वही जो स्टैंडर्ड कर्व है उसके ऊपर कैलकुलेशन है ऑलरेडी परफॉर्म करवाई हुई है पिछले चैप्टर में, दोबारा करवा रहा हूं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने लिखा यहां पर 90% कॉन्फिडेंस। क्या बेटा, क्या बोला आपने, 90% कॉन्फिडेंस। दूसरा ऑप्शन आपने बोला 95% कॉन्फिडेंस। डिफॉल्ट कौन सा है, 95%। फिर आपने बोला 99% कॉन्फिडेंस। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या बोलते हैं, कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या है, यानी आप कितने इंटरवल में रहते हुए अपने मीन को एस्टिमेट करना चाहते हैं, कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशंस को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेट के लिए। अब जेड अल्फा हो गया, मतलब अगर 90% कॉन्फिडेंस है आप, तो आपको 10% क्या हुआ, डाउट हुआ। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो उस डाउट को अब सेट करना है आपने। कहां पर, आप इसको इस तरह रखेंगे, जेड अल्फा की वैल्यू क्या रखी नीचे आपने, ऐसे 0.1, यानी अल्फा की जगह क्या रख दिया मैंने, 0.1। यस और नो। अब जरा समझेगा, मैं इसको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं आपको, तो साथ साथ टेबल इसमें रिवर्स कैलकुलेशन आएगी, टेबल आपको सामने रखना पड़ेगा। देखें, ऐसे मैंने 3 डायग्राम बनाने हैं आपको समझाने के लिए, हर एक केस के अंदर। मुझे उम्मीद है अगर मैं एक केस सॉल्व करूंगा तो बाकी केस आप मुझे सॉल्व कर दें, क्योंकि मैं आपको ये रट्टे लगवाने चाह रहा इसका रट्टा, क्योंकि ये टेबल बना हुआ है यहाँ पर किताब में, तो कि 90 पे क्या वैल्यू आएगी जेड की। मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको निकालना आ जाए, ताकि अगर आपको ये याद भी ना हो तो आप टेबल सामने रख के इसको क्या करेंगे, ढूंढ। और ये पहले भी आप निकाल चुके हैं, बेहतर फिर बोल दूंगा। हाँ जी, मैंने कितनी बार बना दिया इसको सर, 3 बार क्यों बनाया, जरा दरकार जगेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, सुनिए, 3 वेरिएबल की बात, ये 3 नहीं है, ये इसके लिए बनाया बेटा, देखिएगा बोल, जिसने 3 बोला ना, ये इसके लिए बनाया, इसके लिए। अब बोलेंगे सर यहाँ तो कॉलम क्या है, 2 हैं ऐसे, ये वाले, एक जेड अल्फा और एक जेड। इसके ऊपर एक चीज दिखेगा, एक इजाफी चीज लिखवा रहा हूं, आगे बहुत काम आएगी अभी। 1 टेल, क्या लिखेंगे, और यहां लिखिएगा आप 2 टेल। क्या लिखा आपने बेटा, बताइए। 1 टेल 2 टेल, क्या मतलब फिर इस बात का, जरा देखिएगा। जब आपने कहा कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं और आपने z को डिनोट किया अल्फा से, z अल्फा, अल्फा डिवाइड बाय 2 से नहीं, तो इसका मतलब ये कि आप अपने डाउट को किसी एक टेल में रखते हैं, या तो राइट टेल पर या लेफ्ट टेल पर।
तो फिर z किसी एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। तो अब z को आपने 2 बार कैलकुलेट करना है, मींस एक बार राइट के लिए, एक बार लेफ्ट के लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां लिखूं भाई, मैंने अपने डाउट को यहां रख दिया, तो मैंने बोला z अल्फा डिवाइड अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0.1। इट मींस क्या मतलब हुआ पता है इस बात का? तवज्जो दरकार है, तवज्जो तवज्जो, सीखना है हमने, तवज्जो बहुत तवज्जो। बोर्ड पे देखते रहिए, कॉपी पेस्ट होता रहेगा, असल काम सीखना है। यानी अगर z को रखा मैंने कहां पर, z अल्फा को रखा मैंने राइट टेल पर, तो मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि जो राइट टेल पर मैंने एरिया शेड किया ये मेरा 10% एरिया है। ये उन ऑब्जर्वेशन से बिलोंग करता है जिन पे क्या है मुझे डाउट है। तो फिर इससे लेफ्ट पर जितना भी एरिया है वो क्या है, बीटा है, ये पूरा बीटा है। तो अगर राइट टेल पर अल्फा है तो लेफ्ट, z से लेफ्ट पर सारा क्या चल रहा है, बीटा चल रहा है। तो ये क्या है, इसको मैं एक और तरीके से बयान करता हूं, ये अपर 10% है। तो अपर 10% बोलना अल्फा है, और बोलूं ये लोअर 90% है, तो वो बोलना क्या है, बीटा है। नहीं? अब आप बताइए मुझे खुद कि जिस पॉइंट पर z के अल्फा रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, शुरू होती है, उस पॉइंट पर बीटा रीजन की 90% प्रोबेबिलिटी क्या होती है, खत्म होती है। यस और नो आप बताइए। तो इस कट ऑफ पॉइंट पर z की वैल्यू क्या है, ये ढूंढने के लिए मुझे टेबल को समझा हुआ होना चाहिए। टेबल काम नहीं करेगा। टेबल अगर ये z की वैल्यू मुझे मालूम होती तो टेबल मुझे एरिया z टू इंफिनिटी नहीं देता, 0 टू z देता। यस और नो? तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि 0 से लेकर z तक का एरिया कितना है। ऑब्वियसली कितना है, 40%। नहीं, 40% नहीं, आप सबसे जवाब चाहिए। क्या 40% नहीं है? सोच लें एक दफा फिर। सर अगर 0 से इन्फिनिटी कितना है जैन बेटा, 0 से इन्फिनिटी कितना है? तो फिर अगर 10% उससे अलग कर लिया तो बाकी क्या बचेगा? तो फिर मुझे हाफ टेबल में एरिया के अंदर 10% को तलाश करना है या 40% को तलाश करना है। क्यों? क्योंकि अगर z की ये वैल्यू मुझे मालूम होती और मैं उसको टेबल में देखता तो जो मुझे आंसर मिलता वो 0 टू z मिलता, और वो कितना परसेंट एरिया कवर करता, 40%। यस और नो? तो आप जब भी इस z को तलाश करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 0.5 में से 0.5 जो कि टोटल एरिया है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, उसमें से आपने अल्फा को कर देना है माइनस। तो क्या मिल जाएगा आपको, बीटा, हाफ बीटा, मतलब इस टेबल का बीटा का हिस्सा मिल जाएगा। कितना मिलेगा आपको, 0.4। और उधर बीटा पूरा कितना है, 0.5 है। वो नहीं चाहिए ना हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए क्योंकि हम हाफ टेबल यूज करते हैं। तो अब 0.4 को हम तलाश करना शुरू करें किसमें, टेबल में। आइए पॉइंट निकाला आप लोगों ने टेबल से, 0.4 सबको मिला है, टेबल में सबको मिला है पॉइंट 0.3997। देखे सब लोग? क्या देख रहे हैं आप, z देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं? आप बताइए क्या देख रहे हैं, z देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं? हाँ जी, तो देखिएगा बेटा प्लीज, हमें क्या तलाश करना है, तो जो दरकार होगी 0.4। तो हमें क्या मिला, 0.3। देखो एक वैल्यू है 0.3997 और एक वैल्यू है 0.4015। तो 0.3997 को हम चूज करते हैं, तो ये कहाँ मिला हमें, 1.2, और ऊपर क्या लिखा होगा, 0.08। यस और नो? ये हमें आंसर मिला है 1.28 पर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर z का वैल्यू 1.28 है। यस और नो? सही थी? अब अगर ऐसा ही आप अपने अल्फा को कहां रख दें,
बोले प्लीज बोले। ऐसे ही अल्फा को आप कहाँ रख दें, वन टेल, कौन सी साइड पर, लेफ्ट साइड पर। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की, जहां माइनस इन्फिनिटी बना हुआ है। जेड अल्फा का वैल्यू 0.1 और उस पर जेड की वैल्यू क्या है आपको मालूम नहीं। बोले बोले बोले, तो आप बताइए क्या होनी चाहिए वैल्यू यार, इतना तो आप बता सकते हैं भाई। आइडेंटिकल है ना बिल्कुल एरिया लेफ्ट और राइट पर। आवाज ही नहीं आ रही भाई। फिर वही बात, अगर आप ये अगर ये जेड आपको मालूम होता तो जो आपको एरिया मिलता वो 0 से जेड तक का मिलता। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। और 0 से जेड तक का एरिया फिर कितना है, 40%। 0.4 पर अभी आंसर क्या आया, 1.28 आया है ना। तो बस अब ये आंसर लेफ्ट साइड के लिए निकल रहा है, तो इसको पॉजिटिव 1.28 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव 1.28। यस और नो बोले भाई, इतना तो जवाब दें कम से कम यार, लगे कि आप बात समझ रहे हैं। हाँ भाई बोले, यहां पर अल्फा कहां चला गया, लेफ्ट साइड पर। तो जब अल्फा लेफ्ट साइड पे चला गया, ये अल्फा रीजन आपका है कितना, 0.1। बात तो वही है। ये क्या बना, लोअर 10%, जो कि बराबर है किसके, अपर 90%। जवाब दीजिएगा। तो यहां पर जो आंसर आएगा 1.28 तो आएगा, लेकिन कौन सा 1.28, माइनस का प्लस का, इसका आंसर होगा माइनस का 1.28। लेकिन अब एक मसला और हो सकता है, वो क्या है जरा देखिएगा इस मसले को। तीसरे टेबल में वो मसला क्रिएट कर रहा है, जब हमें मीन का पता ही ना हो, कौन से मीन का, पॉपुलेशन मीन का, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पॉपुलेशन मीन जो है वो सैंपल मीन से ग्रेटर देन, ना हम ये बोल सकते हैं कि वो लेस देन। तो फिर हम बोलेंगे वो दोनों हो सकता है, लेस देन भी। और उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने अल्फा को डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 10% डिवाइड बाय 2 5%। तो क्या करेंगे भाई, 5% राइट पर, 5% लेफ्ट पर। तो ये आपने शेड कर दिया। एक ही वक्त में क्या करें, मैंने आपको 2 डायग्राम बना के दिखाए, एक में सिर्फ राइट पे रखा, एक में सिर्फ, इसको बोलूंगा वन टेल। वन टेल क्यों, क्योंकि एक वक्त में डाउट किसी एक जगह पर है। और यहां पर क्या रखा मैंने, 2 टेल, डाउट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मैं बोल रहा हूं, फिर बोल दूं, ये कोई नया काम नहीं कर रहा मैं, ऑलरेडी आपको x की वैल्यू एस्टिमेट करते हुए ये मैंने सिखा दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल के रेफरेंस से बात चल रही है बार बार। अच्छा जी, अब बताइए, z अल्फा डिवाइड बाय 2, z अल्फा डिवाइड, किसी एक साइड को निकालना, दूसरी साइड खुद ब खुद मिल जाएगी। यस और नो बोले यार बोले। तो यहां पर अल्फा डिवाइड बाय 2 का वैल्यू क्या है भाई, 0.1 या 0.05। और आधा डाउट यहां पर अल्फा डिवाइड बाय क्या बनेगा बेटा, 0.05। यस और नो, चलेगी ओके। तो अब क्या करें आप, जस्ट आपको चाहिए ये एरिया 0 से z तक का, कैसे निकालेंगे, 0.5 में से 0.5 में से 0.5 में से, और ये वैल्यू तो हम पहले निकाल भी चुके हैं, 0.5 में से 0.0 सब क्या कर दें, if 5% of the product are overweight, if 5% of the product are overweight, तो ओवरवेट होने की प्रोबेबिलिटी कहां रखी थी आपने, राइट टेल पर। तो इधर 5% था, इधर 95% था, अगर याद हो। और हमने 0.45 तलाश किया था टेबल के अंदर। आप जवाब नहीं दे रहे बेटा, लगता है कि आपने कुछ तलाश किया ही नहीं था। उसमें 0.45 तलाश किया था ना आपने, वही 0.45 अभी तलाश करना है। और याद करें 0.45 एग्जैक्ट नहीं मिला था, क्या मिला था, 0.4505, याद है। तो जाइए जरा बताइए, 0.4505, इस पे मैंने कोई जुमला बोला था अगर आपको याद हो। दोनों तरफ फासला क्या है, बराबर है। तो क्या करें, जिसमें होना शामिल हो उसको कंसीडर कर लें। 0.45 यह आ गया 0.4495। देखें बेटा, ये क्या है 0.45, तो 4505, दोनों तरफ डिफरेंस बराबर है।
ये 0.05 पीछे है 0.05 और ये 0.005 क्या है आगे है, यस और नो। तो अब इसको अगर पिक करते तो वैल्यू क्या मिल रही है 1.6। बोलो भाई 1.6, देख लो 1.6 और ऊपर 5। तो z की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी 1.65 और यहां क्या बनेगी माइनस का 1.65। तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ कौन सा वाला, ऊपर वाला। हम बोलेंगे अगर अल्फा की वैल्यू आप क्या रखते हैं 0.1 किसी एक तरफ, तो आप अगर राइट तरफ रखेंगे तो आपको राइट का 1.28 मिलेगा और अगर लेफ्ट रखेंगे तो आपको माइनस का 1.28 मिलेगा। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। और अगर आप इस z को अल्फा डिवाइड बाय 2 करके यानी 0.05 बनाकर, आवाज नहीं आ रही बेटा, राइट और लेफ्ट पे रखेंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा प्लस माइनस 1.65। यस और नो। राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप 95% का 1 टेल और 2 टेल, फिर 99% का 1 टेल और 2 टेल मुझे निकाल के बताएं अगर आपने वाकई बात समझी। टेबल यूज होगा पहले बताओ, और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई मुश्किल बात नहीं, 2-3 बार खाली प्रैक्टिस करनी। जी बेटा फरमाइए। क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ हाँ भाई, मैं इधर आपके लिए आसानी कर दूं। सेकंड केस के अंदर क्या होगा बेटा, बोले जवाब दें। 95% कॉन्फिडेंस तो 5% क्या है डाउट है।
उस 5% को किसी एक तरफ रखें 0.05 बना के, तो अभी 0.05 आंसर निकला हुआ है ना। जो ये वाला आंसर है वो किसी एक तरफ 1.65 है, दोनों तरफ नहीं है। बना के देखें इसको आप, ठीक है जी। और जब आप इस 5% को, भाई सुन रहे हैं सब लोग, जब आप इस 5% को डिवाइड बाय, यार आप लोग जवाब नहीं दे रहे बेटा, जब इस 5% को आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे दोनों टेल्स की तरफ, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 2.5% राइट पर। 0.05 को डिवाइड बाय 2 करके देखो यार, इतना भी नहीं हो रहा हमसे, जबरदस्त। तो ये कहलाएगा Z अल्फा 0.025। इन दोनों पर आप Z की वैल्यू निकाल के दिखाओ। 0.05 Z की वैल्यू बड़ी आसान है, अभी आपने निकाली भी, लेकिन वो 2 टेल निकाली थी आप, 5 राइट पर, कोई मसला नहीं। आप इसको इधर देखो, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, ये चीज अगर हाइड कर दी जाए आपसे, ये वाला हिस्सा आप ना इग्नोर करो इस वाले हिस्से को, तो आप राइट पे निकाल रहे हो जस्ट क्या 5%, आंसर 1.65 आएगा। आप राइट वाले को इग्नोर करो, लेफ्ट वाले को देखो, तो लेफ्ट पे क्या आएगा 1.65 माइनस का जाएगा आपके पास। नहीं तो आप बना लो दोबारा से इसको, चेक करो। चले फिर से 3 डायग्राम, फिर से 3 डायग्राम। नहीं फाइंड हो रहा, मसला नहीं है बेटा, प्रैक्टिस कर सीख लें, एक दफा फिर सीख लें। उसके बाद जी बेटा देखिएगा प्लीज। तो एक केस में आपने 5% हिस्सा कहां रखा, सिर्फ राइट साइड पर। आपने बोला ये अल्फा है और अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.05। तो आपने कहा Z जो यहाँ पर मौजूद है इसको कैसे ढूंढा जाए। आपने कहा अगर सोचना इस तरह है, अगर ये Z मुझे मालूम होता, मैं टेबल में जाके इस वैल्यू को ढूंढता, तो जो मुझे एरिया मिलता वो 0 to, तो अगर Z को ढूंढना है तो मुझे 0 to Z तक का एरिया चाहिए। और वो कैसे मिलना है मुझे, अगर मैं 0.5 में से, ये जो एरिया है 0.5 में से आप 0.05 क्या कर दें, माइनस कर दें, आंसर क्या मिलेगा आपके पास 0.45। 0.45 आपका 0 से Z तक का बीटा है, ठीक है जी। और 0.45 आप जाके टेबल में तलाश करें, ये रहा 0.45। पॉइंट 0.4505 पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 1.65। तो Z की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.65 पॉजिटिव। ऐसे ही आपके पास Z आप रखें 5% कहां पर बेटा, लेफ्ट साइड पर। जवाब दें सब लोग, और Z की वैल्यू यहां तलाश करें। अल्फा कितना रखा आपने बेटा, देख लें फर्क समझ लें। एक केस में 5% सिर्फ राइट पर है, लेफ्ट पर नहीं है। एक केस में सिर्फ 5% लेफ्ट पर है, राइट पर नहीं। इसको वन टेल कहेंगे। वन टेल के 2 केस बन रहे हैं, या तो राइट या लेफ्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों तरफ में, या तो इधर या तो इधर। सोचिएगा जरा बात, वो बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है। पेपर में सवाल आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताऊं मैं आपको, ये पेपर होगा ना आपका, उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सवाल आने वाला है। हाँ भाई, तो अगर आपको ये Z पता होता
और आप उसको हाफ टेबल में देखते तो ये जो एरिया मिलता है वो 0 to, तो इस z को ढूंढने के लिए एरिया 0 to z का पता होना चाहिए, और वो हम जानते हैं कितना है 40%, 45%, 0.45, यस और नो। और जब हमने 0.45 तलाश किया आंसर में वही मिला 1.65, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम ये लेफ्ट साइड के लिए ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम खुद से क्या रख देंगे, माइनस का 1.65। और इस तरीके से जब आप क्या करेंगे, दोनों अल्फा को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो कम हो गया, कितना रह जाएगा 2.5%। आप यहाँ लिखिए ये अल्फा डिवाइडेड बाय 2 है, और ये कितना है, अल्फा डिवाइड बाय 2 होने के बाद ये कितना हो गया 0.025, और ये भी अल्फा डिवाइड बाय 2 है, कितना हो जाएगा बेटा 0.025। और z की जो वैल्यू यहाँ है और जो z की वैल्यू यहाँ है उसको तलाश करना है आपने, वही बात दो घूम फिर के आएगी दोबारा। z की इस वैल्यू को ढूंढने के लिए आपको एरिया z टू इंफिनिटी नहीं बल्कि 0 to z चाहिए। क्या करें आप, जो स्टेप में बोलता हूँ फॉलो कर लिया करें भाई। 0.5 में से बोले भाई, 0.5 में से सब बोले इजार 0.025 क्या कर दें, माइनस कर दें। सर जो आंसर बचेगा वो बीटा कहलाएगा, और वो कितना है 0.475 एग्जैक्ट। आइए 0.475 को तलाश कीजिए। 0.475 सर हमें एग्जैक्ट मिल गया सर, आवाज नहीं आ रही क्या? 0.475 एग्जैक्ट दिख रहा है सबको? तो 0.475 पर आपकी जो z की वैल्यू कितनी है 1 बोले तो 1.96 सर राइट साइड पर, और माइनस का 1.96 कहां पर सर, लेफ्ट साइड पर। यस और नो बोले बेटा। तो टेबल बनना शुरू हो गया आपका। क्या बना टेबल सर? 1.65, यस और नो। और ये क्या बना, प्लस माइनस 1.96। जवाब नहीं मिला मुझे आपकी तरफ से बेटा। अब 99% तो ढूंढ लें यार, अब तो बगैर बनाए ढूंढ लें। खाली क्या करना है, 0.5 में से अल्फा को माइनस करना होता है, एरिया निकालना होता है, z निकल जाएगा, बगैर ढूंढे बना लें। 99% का मतलब क्या, 1% डाउट किसी एक तरफ, या तो राइट या तो लेफ्ट। तो अब क्या करें, 0.5 में से, मैं जो बोल रहा हूं फॉलो करें। अब क्या करें, 0.5 में से 0.01 क्या कर दें, माइनस कर दें। 0.5 में से 0.01 माइनस कर दे, क्या बचा? और आइए 0.49 को टेबल में तलाश कीजिए। आसान काम है, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। 0.4896, 0.4898 और 0.4901 कौन करीब है? 01 ही करीब है ना। 2 पॉइंट ऊपर क्या आ रहा है आंसर? 2.33, 0.4909, 2.33। इसका मतलब क्या हुआ, 99% पर अगर किसी एक तरफ अल्फा रखा जाए तो या तो आपको अल्फा 0.01 पर z की वैल्यू 2.33 पॉजिटिव मिलेगी, या अगर आप अल्फा को कहां रखेंगे, लेफ्ट पर, तो 2.33 क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। अब इसी z को अल्फा डिवाइड बाय 2 कर दीजिए भाई। 0.01 को डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या बनेगा, 0.005। यस और नो, सब करें। 0.01 डिवाइड बाय 2 करें, अपने अपने कैलकुलेटर पे 0.01 डिवाइड बाय 2 करें। 0.005 को क्या करें, 0.5 माइनस आंसर। यार बोलें तो अब आपको 0.495 एरिया ढूंढना है z की इस वैल्यू को तलाश करने के लिए। तो 0.495 को तलाश करना शुरू कर दीजिए। तो आपने बोला भाई
0.4949 और 4951, तो 1 पॉइंट, वही दोनों में बराबर फासला चल रहा है, तो जिसमें होना शामिल है वो काउंट करें ना। 4951, 2.58 ऊपर 8 आएगा, तो आप बोलेंगे यहां पर जो वैल्यू है z की वो प्लस माइनस 2.5 है। अब देख लें, ये टेबल मैं आपको बनाया यहां से दिखा सकता था। ये 2 टेल के लिए z अल्फा डिवाइड बाय 2 के लिए बनाया गया है। 90% पे 2 टेल का आंसर 1.65 है, 95% पे 2 टेल वाला आंसर 1.96 है। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। और 99% पे 2 टेल वाला आंसर एक ऑप्शन था, बोलते इसको याद कर लो। दूसरा ऑप्शन है कि देख लो कि ये चीजें निकाली कैसे गई। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी मजाक कर लेता है, वो बोलता है चलो तुमने बहुत कर लिया 90%, 95%, 99%, एक काम करो मुझे 98% पे आंसर निकाल दो। सर हमने तो कभी जिंदगी में 98% किया ही नहीं, ये कहां से आ गया और कैसे निकालें? तो भाई अब तुम्हें 90% निकालना आ गया, 95 भी निकालना आ गया, 99 तो अब 98 भी निकाल ही लोगे ना। नहीं तो निकाल लो, क्या मसला है। तो यहाँ अब ये आपका असाइनमेंट हो गया ना, 98%। ये लिख के आ जाएगा, आपसे मजाक नहीं हो रहा। 92%। ठीक है जी। तो ये 2 सिनेरियोस आप जरा सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपको आइडिया होगा कि आप इसको ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे। वो अभी बाद में कर लीजिएगा, मैं सवाल की तरफ बढ़ूं। एस्टिमेशन, आइए स्टार्ट करें। एस्टिमेशन देख लें, सोच लें, स्टार्ट। नाइन्टी 92% इमरान खान को क्रेडिट देते, 92%। चलें जी, ओके। क्या टॉपिक है? दोबारा तरह अगले पेज पे आएंगे हम लोग। थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए? बेजार हो गए? पेपर हो खत्म हो जल्दी से यार। डर लग रहा है? काश ये तुम्हारा डर बाकी रहे। मैं ये बोल रहा हूँ कि पास होने के बाद भी तुम्हारा डर बाकी रहे, समझा करो बात को। जी बेटा, एस्टिमेशन परफॉर्म करते वक्त, बोलिए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। एस्टिमेशन परफॉर्म करते वक्त हमारे पास 2 फॉर्मूला का ऑप्शन होता है। एक फॉर्मूला z का, जो अभी हमने देखा, ठीक है जी। तो z का फॉर्मूला कुछ यूं था, z इधर लग गया था प्लस या माइनस, इधर लगाया था हमने अल्फा डिवाइडेड बाय 2, अगर याद हो। और क्या लिखा था इसको हमने? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर अंडर रूट n। यानी स्टैंडर्ड एरर, ये पूरा मिलकर स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा नहीं, वरना ये स्टैंडर्डेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ठीक है जी। अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नाम क्या है? टी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह z एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट है, उस तरह t भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट है। जिसने इसको बनाया उसने इसको t से डिनोट किया। तो ये बिल्कुल वही t प्लस माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2। यहां लगेगा एक कॉमा। ये कॉमा क्यों लगेगा? इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये इसके टेस्ट का अपना अलग टेबल है, उसमें बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ लिखेंगे आप n-1। तो n-1 कल भी हमें कहीं दिखा था,
सैंपल, जबरदस्त। अब उससे ताल्लुक है इसका, फॉर्मूला सेम है सर, कोई फर्क नहीं है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सर, लेकिन डिवाइड किससे हो रहा है ये जरा देखिएगा। यहाँ स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए पॉपुलेशन का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद नहीं है सर, फिर क्या मौजूद है? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कल लिखवाया था, जवाब दे दें आप लोग यार। स्मॉल एस से डिनोट किया था ना उसको मैंने, जिसके फॉर्मूले में नीचे क्या लग रहा था, n-1, कल देखा अगर आपने बोर्ड पर, अंडर रूट है। ठीक है जी। अब दोनों से फॉर्मूला बना लें किसका, एस्टिमेशन का। जब जैसे इसका तो भी बनाया है दोबारा बना रहा हूँ, इसके कंपैरिजन बना रहा हूँ वरना आप परेशान हो जाते देखकर इसको लाके यहाँ पर आपने पक्का जवाब दें भाई, बना लें, कॉपी कर लें साथ साथ बेटा। जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, यानी कि स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू को उस तरफ ले आइए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n। और ऐसे ही बिल्कुल आप इसको भी क्या करें, रीशफल कर दें, प्लस माइनस टी अल्फा डिवाइड बाय 2 कॉमा n-1 मल्टीप्लाइड बाय सैंपल का स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। उसके बाद म्यू को इस तरफ ले आएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पर, वो हो जाएगा पॉजिटिव और एक्स बार वहीं रहेगा, और ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है वो कहां चली जाएगी, राइट हैंड साइड पर, टी अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉमा n-1। इससे इसकी वैल्यू फाइंड होगी, ये फाइंड होगी एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का अंडर रूट n। इस तरह अब आपके पास एस्टिमेट करने के दो फॉर्मूले बन गए। किसको एस्टिमेट करने के, भाई आप जवाब नहीं दे रहे मुझे, कम लोग बोल रहे हैं भाई, किसको एस्टिमेट करने के, पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करने के दो फार्मूले बन गए। एक कौन सा फार्मूला सर, z का फार्मूला, एक कौन सा फार्मूला सर, दूसरा फार्मूला किसका, t का, जिससे अब तक हम कुछ वाकिफ नहीं है। z से तो बच्चे कहाँ से वाकिफ हो गए, तो ये अब कहां से आ गया, तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं। अच्छा भाई समझिएगा जरा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक लार्ज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यस और नो। उस जैसी ही एक डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने बनाई सैम्पलिंग बेसिस पर, स्मॉल स्केल पर, जिसको उसने जैसे z की मुख्तलिफ वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी क्या हुई हुई है, अलॉट हुई हुई, ऐसे t की मुख्तलिफ वैल्यूज को भी प्रोबेबिलिटीज क्या हुई हुई, अलॉट हुई हुई। और उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, और टी से मुराद क्या है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी स्मॉल स्केल की सैंपलिंग, यानी सैंपल बेस पे बनने वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हमें जरूरत कब पड़ेगी, यह हमें सीखना। हमारा पूरी कोशिश होगी कि हम इसको यूज ना करें, यानी हमारी पहली तरजीह होगी कि हम हर क्वेश्चन किससे सॉल्व करें, बोलें किससे सॉल्व करें, जेड से। लेकिन अगर हम मजबूर हो जाएं तो फिर हम इसको छोड़कर किसको यूज कर रहे हो। तो हमें अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो है कंडीशंस। ये कंडीशंस आपने क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है। वो कंडीशन क्या है, इसके आगे लिखा मैंने, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, बेटा पढ़ लें, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, अच्छा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1, इन दो में से कोई एक बात भी अगर क्या हो जाए, साबित हो जाए, या क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तो फॉर्मूला किसका लगाना है, और दोनों ही हो जाए तो फिर
जबरदस्त बात कर दी आपने। आप इस वक्त गलत सोच रहे हैं इसलिए मैंने आपको जगाया बेटा। साइज ऑफ सैंपल जो कि n से होता है वो एटलीस्ट क्या हो 30, यानी सैंपल साइज कम से कम क्या हो 30 हो या उससे बड़ा हो। और यहां लिखूंगा अब मैं क्या बीच में और मतलब या स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा, हाँ पॉपुलेशन का। गिवन हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ किसका स्टैंडर्ड आएगा, पॉपुलेशन का आएगा। लेकिन अगर सुनिएगा बात को, केस क्या बना बेटा, क्या केस बना समझिए जरा बात को। आप एक क्वेश्चन रीड कर रहे हैं किसका, एस्टिमेशन का। क्या एस्टिमेट करना है, पॉपुलेशन मीन, किससे, सैंपल मीन से। सर डेटा में साइज ऑफ सैंपल ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 30 या उससे बड़ा है, यस और नो। तो जेड की एक कंडीशन क्या होगा, पूरी होगी, दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं, कोई एक पूरी तक बहुत। सर साइज ऑफ सैंपल जो है वो 25 है, क्या है तो सर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो दूसरी कंडीशन तो पूरी हो रही है ना। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसका जेड का। तो केस 1 n ग्रेटर देन 30 हो, केस 1 सुनिए वर्बली काफी है बोलना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, भले पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड गिवन ना हो, भले n लेस देन 30 हो, लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड क्या हो, गिवन हो। और अगर दोनों बातें प्रूव हो जाए कि n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड गिवन हो, इन तीनों केसेस में फॉर्मूला किसका लगना चाहिए, z का। क्योंकि इन तीनों बातों में z की कोई एक कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है। तो सर t कब लगाना है, जब ये दोनों बातें पूरी ना हो, यानी अगर साइज ऑफ सैंपल लेस देन 30 हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्डेशन गिवन ना हो, तो अब आप z को छोड़ के कहां स्विच करेंगे, यानी जब ये दोनों में से कोई एक बात भी प्रूव ना हो तो दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी किसकी, t की। यानी 3 केसेस में z लग रहा है, सिर्फ एक केस में 4 केस बने ना, n ग्रेटर देन 30 हो, इक्वल टू 30 हो, फॉर्मूला किसका लगेगा, भले पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड गिवन ना हो। नंबर 2 n लेस देन 30 था लेकिन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड गिवन था, अब भी फॉर्मूला किसका लग रहा है, z का। सर n भी ग्रेटर देन 30 था, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड भी गिवन था, फॉर्मूला किसका लग रहा है, z का। सर ना n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, बल्कि n तो लेस देन 30, बल्कि और साथ में सर पॉपुलेशन का स्टेशन भी गिवन नहीं। अब फॉर्मूला किसका लगाएंगे, तो टी की कंडीशंस। बेटा मुझसे पूछ लें, मुझसे पूछ लें, कोई सवाल देख लिया था आपने पहले से, वक्त से पहले, यूं बोले ना। या लिखूंगा मैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखूंगा, थक गए आप लोग बेटा आज, तो फिर रिवीजन कैसे लेंगे आप। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जब भी आप थक जाएं आपके दिल से आवाज आनी चाहिए। आजकल आप वैसे आप लोग बैठ रहे होंगे लैपटॉप वगैरह, तो कहीं ना कहीं से मिल जाता होगा आपको। एक पासवर्ड नहीं पता आपको, एक नहीं पता आपको, पासवर्ड किसी टीचर के नाम पर, मेरे नाम पर क्यों होगा भाई, काम खाए। हाँ जी, साइज ऑफ, बेटा प्लीज, साइज ऑफ सैंपल। अब ये आप ढूंढने निकल जाएंगे किसके नाम पर, ये क्यूरियोसिटी होगी, इसमें इंटरेस्ट बढ़ा लेंगे आप, देखेंगे। साइज ऑफ सैंपल जो कि n है वो लेस देन 30 हो, और यहां लिख रहा हूं मैं एंड, और नहीं लगाया मैंने, ये बात भी हो और दूसरी दोनों बातें साथ हो,
मुश्तरका तौर पर दोनों बातें साबित होती है, ठीक है जी। और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, इज व्हाट, अननोन, अननोन नॉट गिवन। तो जब ये दोनों बातें प्रूव होंगी तो फॉर्मूला किसका लगेगा? तो मैं सिंपल इस तरह बोलता हूं, z की दोनों कंडीशन पूरी ना होना t की दोनों कंडीशन पूरी होना कहलाता है। इसका भी एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू मौजूद है कि कब t लगना चाहिए और कब z। थ्योरी सवाल सिर्फ इतनी सी बात पर, सिर्फ इतनी सी बात पर। इतना डरोगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या कर, चले जी सवाल शुरू करें। कंडीशन लिख रहे थे आप, लिखोगे कंडीशन लिखो, सवाल तो करवा दो ना। कल टाइमिंग क्या है हमारी बेटा, कल की क्लास? नहीं, कल की टाइमिंग रिवाइज कर रहे हैं अभी क्लास में बेटा। कल पहले क्लास होगी 11 से 12:30, फिर जुम्मे की नमाज का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद 2:30 बजे क्लास रिव्यू होगी, फिर उसके बाद क्लास चलती रहेगी जब तक मैं चाहूँ। मैं मजाक नहीं करता जी बेटा। क्या कह रहे हैं? दोपहर का खाना कर लें, कोई मसला ही। अच्छा, दुनिया भर को तुम लोग पेनल्टी देते रहो, जब मेरी बारी आए तो क्या हो? चलें, कोई बड़ी बात ही नहीं है, इससे बढ़कर चलो ठीक है, कल दोपहर का खाना मेरी तरफ से बस ऐलान। लेकिन उसके लिए दो बातें हैं। पहले 11 वाली क्लास, क्योंकि मैं कल आईसी में से कराऊंगा 11 बजे, पहले मैं वहां जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह 11 बजे, ये मैं क्लियर बता दूंगा, ठीक है जी। तो 11 से 12:30 ये क्लास होगी, और इसमें जो आएगा वही हकदार होगा, बस इससे इतनी बड़ी क्या बात।